मातृ वंदना योजना में राजस्थान देश में नंबर 1 बना है। राजस्थान को सितंबर माह की राष्ट्रीय रैंकिंग में मिला प्रथम स्थान। उप मुख्यमंत्री यानी कि दिया कुमारी ने अधिकारियों को बधाइयां दी है। 2023-24 से अब तक 16 लाख से ज्यादा माताओं को लाभ इसमें मिला है। 552 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों के खाते में पहुंची है। योजना में 30 दिवस में नकद लाभ अंतरण पर खासा फोकस, बेहतर पंजीकरण, भुगतान और शिकायत निस्तारण पर राज्य को बढ़त दी गई है। तो राज्य के लिए बड़ी अचीवमेंट है, बढ़त मिली है। दिया कुमारी ने कहा कि महिला और बाल विकास के हर क्षेत्र में राजस्थान नंबर 1 बनेगा। और इस गुड न्यूज को लेकर के डेप्यूटी सीएम यानी कि दिया कुमारी ने तमाम अधिकारियों को बधाई दी है। 2023-24 अब तक 16 लाख से अधिक माताओं को इसका लाभ भी मिला है और 552 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों के खाते में पहुंची है। तो सीधा कहीं ना कहीं माताओं को बड़ा लाभ। मातृ वंदना योजना में राजस्थान देश में नंबर 1। राजस्थान के लिए बेहद गौरवान्वित ये पल है। ऐसे में महिलाओं के लिए, खास तौर पर तमाम माताओं के लिए बेहद गौरवान्वित पल। और उसको लेकर के डेप्यूटी सीएम यानी कि दिया कुमारी ने जितने भी अधिकारी हैं उनको बधाइयां दी है, क्योंकि एक टीम वर्क होता है। एक योजना का फायदा हर एक उस योजना के लाभार्थी तक पहुंचाने में। तो तमाम अधिकारियों को इसकी बधाइयां दी गई है डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी के द्वारा। और अब जयपुर से खबर, कंट्रोल ने आदेश दिए पुलिस लाइन में आमद करवाए। साहब के अनुमोदन में दिए गए तुरंत प्रभाव से आदेश। मालवीय नगर सर्किल के एक थानाधिकारी को तुरंत पुलिस लाइन में रिपोर्ट करने के लिए कहा। नोडल अधिकारी की भूमिका पर सवाल नहीं देने पर गुस्साए साहब ने मौखिक आदेश से भेजने को कहा। बहरहाल अभी तक आदेश की पालना नहीं हो पाई है। तो विडंबना की बात यह है कि अभी तक जो आदेश मिला था उसकी पालना ही नहीं हो पाई है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। राजधानी की यह खबर है। तो कंट्रोल ने आदेश दिए, पुलिस लाइन में आमद करवाए और साहब के अनुमोदन में तुरंत प्रभाव से यह आदेश दिया गया। लेकिन विडंबना की बात यह है कि इस आदेश की अभी तक कोई भी पालना यहां पर नहीं की जाती है। जयपुर राजधानी से इस वक्त की अहम खबर। और अब झुंझुनू की बात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को आएंगे मंड्रेला। दौरे को लेकर के खेतड़ी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक होती है। बैठक की तस्वीर आप खुद देख लीजिए। विधानसभा प्रभारी सुभाष पुनिया ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में कार्यकर्ताओं को सीएम के कार्यक्रम को लेकर के तमाम जिम्मेदारियां यहां पर सौंपी है। खेतड़ी विधायक जनसुनवाई केंद्र में हुई कार्यकर्ताओं की बैठक। तो यहां पर मुख्यमंत्री के आने से पहले जो तैयारियां की जाती है उसको लेकर के एक बैठक रखी गई है। बैठक में तमाम कार्यकर्ता अधिकारी यहां पर मौजूद रहते हैं। एक तरह से मुख्यमंत्री के आने से पहले एक ब्लूप्रिंट, रूट मैप तैयार किया जाता है कि किस तरह से तैयारियां की जानी है, क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, क्या क्या दिशा निर्देश होने हैं, वो इस बैठक में जाहिर सी बातें कि दिए गए होंगे। और आप देख सकते हैं कि कितनी गंभीरता के साथ में इस बैठक को ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री शेखावटी के लिए अनेक सौगात दी। और एक सौगात जो बहुत बड़ी, जिसका DPR चालू है और काम चालू है, वो सौगात भी हमें मिले इस उम्मीद से, इस आशा से। और सब लोग कार्यकर्ता जोश और खरोश से सभा में पहुँचेंगे, बड़ी संख्या में पहुँचेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो है बड़ा सपना है हमारा योजना का पूरा हुआ है। लगभग जिले में पहले 2 तहसीलें थी, अब 3 तहसीलें और उसमें ऐड कीजिए, शामिल कीजिए। उसके लिए बजट भी एलोकेट किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि जमुना जल की परियोजना है वो जिस दिन हमारे जिले में साकार हो जाएगी, हमारे शेखावटी में पूरे जिले में, निश्चित रूप से इस
पूरी शाखा के अंतर्गत। और अब दौसा की बात करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा जिले के भांडारेज टोल प्लाजा पर बदमाशों का तांडव यहां पर देखने को मिलता है। जानकारी के मुताबिक करीब 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने अचानक टोल कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमला बोला है और बदमाश लाठी डंडे और सरियों से लैस थे और उन्होंने टोल परिसर में घुस करके जमकर तोड़फोड़ की है। इस हमले में टोल कंपनी के 7 अधिकारी और कर्मचारी घायल हो जाते हैं, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। तो आप ये तस्वीरें खुद देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर बदमाशों ने बेखौफ होकर के धावा बोला है और टोल कर्मियों को चोटें आई है, उन पर हमला किया गया। कई अधिकारियों पर भी हमला यहाँ पर किया जाता है। कंपनी पार्ट इंडिया लिमिटेड है जो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे चलाती है। मैं उसमें कार्यरत मैनेजर हूँ। भांडारेज पे रमेश कुमार मिश्रा मेरा नाम है। कल हमारी कंपनी चेंज हुई थी, मतलब दूसरी कंपनी को NHI के द्वारा टेंडर दिया गया था। तो हैंडओवर की जो प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रिया करने के बाद हम लगभग 9:30 से 10 के बीच अपने गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे थे अपनी गाड़ी से, जिसमें हम 7 लोग बैठे थे। पूरे कंपनी के कर्मचारी थे, अकाउंटेंट, असिस्टेंट मैनेजर, नेटवर्क ऑफिसर, IT इंचार्ज, सभी लोग थे उसमें। हम जैसे ही दाना के बंद की तरफ मुड़े सर रोड से, वैसे ही आगे बाइक खड़ी हुई थी आड़े तिरछे। तो हमने कहा कि बाइक को हॉर्न दिया। उतनी देर में बगल के खेत से कम 10 से 15 लोग धारदार हथियार लेके सीधे अपने बोलेरो की तरफ बढ़े। तो हमने बोला कि गाड़ी को पीछे लो। कि यहाँ भांडारेज टोल पर कल रात को एक कोई झगड़ा हो गया था। झगड़े की इत्तला पर FIR दर्ज की जा रही है और जो भी उसमें आरोपी थे उन आरोपियों का पहचान कर ली गई है और उनके पकड़ के लिए टीमें गठित कर और कार्रवाई की जा रही है। अभी आसपास के जो भी इलाके हैं जहां भी उनकी लोकेशन आ रही है, इस प्रकार कहीं भी कोई सूचना मिल रही है तो उस आधार पर आगे की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपा गुर्जर की अदालत ने चर्चित मणकसास मदनलाल हत्याकांड के 7वें आरोपी यानी कि जोगिंदर सिंह उर्फ कालू को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इससे पूर्व इसी मामले में 6 अन्य आरोपियों को भी 29 नवंबर 2023 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। मणकसास निवासी रामेश्वर ने 1 मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनका बेटा मदनलाल जब 30 अप्रैल 2019 को मणकसास बस स्टैंड पर घर लौट रहा था, तभी 10-12 लोगों ने लाठियों, सरियों, चाकुओं से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मदनलाल की इलाज के दौरान में मौत हो जाती है। फरार चल रहे आरोपी जोगिंदर सिंह उर्फ कालू को भी गिरफ्तार किया था। तो लगातार खबर आपको दे रहे हैं। चर्चित मणकसास मदनलाल हत्याकांड का ये मामला है। आरोपी जोगिंदर सिंह उर्फ कालू को यहां पर सजा सुना दी गई है। आजीवन कारावास की सजा है और 50,000 रुपए का जुर्माना यहां पर लगाया है। और अब राजधानी यानी कि जयपुर की बात करेंगे। अंता विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी को लेकर के कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन बीजेपी में अभी तक महामंथन ही चल रहा है। पहले तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बीच में मुख्यमंत्री आवास पर लंबी चर्चा होती है। उसके बाद दोनों पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि वसुंधरा राजे के निवास पर पहुंचते हैं, जहां पर तीनों नेताओं के बीच में लंबी चर्चा हुई। हालांकि उम्मीदवार के नाम को लेकर अभी तक बीजेपी ने ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि तीनों की मुलाकात में उम्मीदवार के नाम को लेकर के एक सहमति बन गई है। अब कभी भी बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। मतलब साफ है, कांग्रेस के पत्ते खुलने के बाद में अब बीजेपी अपने पत्ते जल्द ही खोल सकती है। नहीं भाई साहब, आज स्पेशल है कुछ नहीं, स्पेशल कुछ भी नहीं है। क्या संगठन की बात होती है। अंतर चुनाव सीट को लेकर राशि के नाम तय हुआ, चुनाव की भी होगी, आपकी पार्टी। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज जो तस्वीरें देखने को मिली, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों की मुलाकात होती है और कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या पत्ते बीजेपी ने अंदर खाने तय कर लिए हैं? देखिए, इस तरह मुलाकात हुई, उसके बाद एक बात तो साफ है, क्योंकि अब
बीजेपी किनको प्रत्याशी बनाएगा, ये लगभग तस्वीर साफ हो गई है। क्योंकि पहले सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की लंबी चर्चा चलना, उसके बाद दोनों का पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात करना, वहां भी लंबी चर्चा होना, यानी कि क्योंकि अब कोई ज्यादा बचता नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, तो हाड़ौती की बड़ी नेता है वो, उनकी पकड़ है हाड़ौती में। और ऐसे में जो उनसे जो पहले विधायक थे वो भी कंवरलाल मीणा, वो भी वसुंधरा राजे के ही थे। ऐसे में अब उनका राय लेना बनता है और उनकी राय के बाद ही जो प्रत्याशी सर्वसम्मति से आएगा वो एक जिताऊ कैंडिडेट बीजेपी उसको इस अर्थ में उतारेगी। तो एक बात तय है नुपुर की, आप लगभग ये मान सकते हैं कि कैंडिडेट कौन होगा इतना हो गया, लेकिन पार्टी एक रणनीति के तहत प्रत्याशी को अभी घोषित करने में 1-2 दिन का समय लगा सकती है। इसकी वजह भी होती है क्योंकि अगर आप मान लो अभी घोषित करते हैं तो अभी समय है, तो कई बार क्या होता बगावत के स्वर उठ जाते हैं। कई जो लगातार बीजेपी में है टिकट मांगने वालों की, तो उनमें से कोई बगावत का झंडा बुलंद ना कर दे, कोई बागी तेवर ना दिखा दे, तो पार्टी कई बार इस भी रणनीति पर काम करती है कि हम बहुत एंड टाइम पे, यानी कि जब नामांकन का बिल्कुल समय पास आ जाएगा उसी दिन प्रत्याशी का नाम घोषित किया जाएगा। एक बार दूसरा ये होता है चूंकि अब चिंतन मंथन हो गया है, आपको हरी झंडी केंद्र से लेनी है, दिल्ली से लेनी है, तो वहाँ नाम भिजवा कर एक बार उनकी तरफ से जो फाइनल हो जाएगा, क्योंकि नाम चाहे या तय हो गया हो लेकिन फाइनल दिल्ली से ही होना है, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस पर भी एक इंतजार किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि चुनाव हो रहा है, सरकार बीजेपी की है, हाड़ौती भाजपा का गढ़ माना जाता है, वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। अब ऐसे में सीट को निकालना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का भी सवाल बन गया है। सरकार लगातार जो दावे कर रही है कि हम काम कर रहे हैं, जनता के बीच हम रही है, तमाम जो वादे सरकार कर रही है, तो उसका लेकिन लाल सिंह, कुछ विश्लेषकों के द्वारा ये चर्चाएं भी सियासी तापमान गर्म हो रहा है कि क्या कंवरलाल मीणा के परिवार में से किसी को टिकट मिलेगा या फिर प्रभुलाल सैनी। अभी से नामों पर जो है वो चर्चाओं का बाजार गर्म है, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। नाम में 10 गिना सकता हूँ। दावेदारी की बात करें, बिल्कुल ये चर्चा है कि कंवरलाल मीणा के परिवार से दाव खेला जाए, चाहे उनकी पत्नी या किसी अन्य को। सैनी सबसे प्रबल दावेदार मैं इस लिहाज से कहूंगा कि इससे पहले भी उन्होंने एक बार प्रमोद जैन भाया को चुनाव में पटकनी दी थी, चुनाव में हराया था। और हम जातिगत समीकरण की बात करें तब भी प्रभुलाल सैनी का पलड़ा भारी पड़ता है। इसके साथ ही कई नेता हैं, चाहे वहाँ के और भी कई नेता है, वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये 2 नाम जो आपने कहा है प्रबल दावेदार बनते हैं, हालांकि कई नाम जी बिल्कुल, लगता है कोई टेक्निकल इशू हुआ है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह। तो वैसे में देखना ये है कि जो सीएम और पूर्व सीएम के बीच में ये महामंथन होता है, सियासी महामंथन अंतम विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, लेकिन अब जो नाम तय होगा क्या उसके जरिए बीजेपी को इस महामंथन से चुनावी अमृत मिल पाएगा या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और अब अजमेर के पुष्कर की हम बात करेंगे, जहां पर 16 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाना है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शिलान्यास किया। रावत ने कहा कच्ची बस्तियों में जल्द पट्टे दिलाए जाएंगे, विकास में नहीं कोई भी कमी आने दी जाएगी, सबका साथ सबका विकास के साथ में विकास होगा। तो अजमेर के पुष्कर की तस्वीरें, विकास में किसी भी तरह की नहीं कमी होने का दावा यहां पर किया जा रहा है। हमारे तीर्थराज पुष्कर के अंदर नगर परिषद क्षेत्र के अंदर और आसपास के इलाके में उसका लाभ मिलेगा। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा 16 करोड़ से अधिक राशि की स्वीकृति की और आज इन विभिन्न विकास कार्यों का हमने शिलान्यास किया। जल्दी इसका लाभ आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि तीर्थराज पुष्कर का मेला भी आ रहा है। तीर्थराज पुष्कर का मेला बहुत ही भव्य दिव्य होता है। तो यहाँ रोड की समस्या थी, काफ़ी लंबे समय से हमारे तीर्थराज पुष्कर के लोगों की मांग थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अजमेर विकास प्राधिकरण के प्रशासन को, जिन्होंने हमारी बात मानी। मैंने उनको कहा था कि साहब हमारे नगर परिषद के क्षेत्र के अंदर आप रोडें बनाइए। हालांकि नगर परिषद का क्षेत्र अलग है, अजमेर विकास प्राधिकरण का क्षेत्र अलग है। मैं इसलिए भी निगम हमारे विकास प्राधिकरण के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आने वाले समय के अंदर और भी जो हमारे पुष्कर है उसकी रोडें बिल्कुल ठीक हो, यहाँ की जो नालियाँ वो बिल्कुल ठीक हो, और भी जो आसपास में सुविधा विकसित करनी है उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तीर्थराज पुष्कर के विकास के लिए उन्होंने बजट के अंदर पुष्कर कॉरिडोर की घोषणा करी। उसकी DPR विस्तृत रूप से बन रही है और बड़ी भव्य
कोटा के हाड़ौती संभाग में अतिवृष्टि ने किसानों की उम्मीदें तोड़ दी है। पहले सोयाबीन और फिर सरसों की फसल पूरी तरह चौपट हो गई। इसी तनाव में आकर के इटावा कस्बे के किसान जगदीश प्रजापत ने आत्महत्या कर ली। मृतक के साले महावीर के मुताबिक जगदीश प्रजापत 25 बीघा जमीन पर मुनाफे की काश्त करते थे और उन पर 2.5 से 3 लाख रुपए का कर्जा भी था। फसलें खराब होने से वह कर्ज और परिवार के भरण पोषण की चिंता में थे। परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से साफ तौर पर मना कर दिया है। किसान लगातार सरकार से फसल नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। तो अतिवृष्टि से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरा है और इसी के चलते किसान ने आत्महत्या कर ली है। आज ये इसमें मृतक जगदीश जयरीलाल जाति प्रजापत निवासी वार्ड नंबर 10 इटावा वाले की मृतक की सूचना आई थी कि एमबीएस में उसकी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पे एमबीएस आया और यहाँ पर उसका बच्चा मिला। उसका बच्चा है रविंदर सनोक जगदीश जाति प्रजापत निवासी इटावा वाले ने एक रिपोर्ट दी है कि मेरे पिताजी ने 25 बीघा जमीन करीब मुनाफे से काश कर रखी है और उसका कर्जा हो रखा, जो कल शाम को 7 बजे करीब कोई जहरीली चीज का सेवन कर लिया। इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल इटावा लेके गए थे। वहाँ तबीयत खराब होने से रेफर किया गया तो एमबीएस कोटा लाए। यहाँ पे उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसकी अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। आज ये इसमें मृतक। और अब कोटा के इटावा की बात करेंगे, जहां पर स्टेट हाईवे 70 पर ट्रक असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट जाता है। इटावा उपखंड के केशवपुरा गांव के पास की घटना है। ट्रक की तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। चालक ने कूद करके यहां पर अपनी जान बचा ली है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि यहां पर नहीं होती है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो जाती है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। यहां पर ट्रक पूरी तरह से असंतुलित होकर के पलट जाता है, लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ पर कोई भी जनहानि नहीं होती है। चालक ने सूझबूझ के साथ में समय रहते अपनी जान को बचा लिया है और कहा भी जाता है जाको राखे साया मार सके न कोई। और अब राजधानी की एक बार फिर से बात करेंगे। जयपुर की खबर है। राजस्थान के अग्रणी रियल एस्टेट समूह मंगलम ग्रुप के चेयरमैन श्री एन.के. गुप्ता ने हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री से उनके निवास स्थान पर शिष्टाचार भेंट की है और इस दौरान राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर के विकास, निवेश के मौके और आवासीय और कमर्शियल परियोजनाओं पर विस्तार के साथ में चर्चा की जाती है। गुप्ता ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि राइजिंग राजस्थान पहल के अंतर्गत राजस्थान सरकार के साथ में किए गए 5,000 करोड़ के एमओयू में से 1,500 करोड़ रुपए के 2 होटल प्रोजेक्ट और 1,000 करोड़ रुपए के 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा चुका है। साथ ही बाकी बचे 2,500 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों को भी जल्द ही धरातल पर उतारने की योजना पर कार्य प्रगति पर है। तो एक बार फिर से आपको ये अहम जानकारी हम दे देते हैं। मंगलम ग्रुप के चेयरमैन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए और देखिए आगामी योजनाओं की जानकारी दी गई है। राजस्थान के अग्रणी रियल एस्टेट समूह मंगलम ग्रुप के चेयरमैन श्री एन.के. गुप्ता ने हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके निवास स्थान पर शिष्टाचार भेंट की। उसकी तस्वीरें भी आप खुद देख सकते हैं। जब ये मुलाकात करते हैं तो मुख्यमंत्री का स्वागत भी करते हैं। इस दौरान राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर के विकास, निवेश के मौके और आवासीय और कमर्शियल परियोजनाओं पर गंभीरता के साथ में विस्तार के साथ में चर्चा की जाती है। गुप्ता ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि राइजिंग राजस्थान पहल के अंतर्गत राजस्थान सरकार के साथ में किए गए 5,000 करोड़ रुपए के एमओयू में से 1,500 करोड़ रुपए के 2 होटल प्रोजेक्ट और 1,000 करोड़ रुपए के 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट पर काम किया जा चुका है। साथ ही बाकी बचे 2,500 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों को भी जल्द ही धरातल पर उतारने की योजना पर कार्य प्रगति पर है। और अब अगली खबर की हम बात करेंगे। लगातार हम आपको खबरों से बाखबर करवा रहे हैं। लगातार आपको बता रहे हैं जहां पर निवर्तमान सभापति पन्नालाल नगर परिषद पहुंचे हैं
और फलोदी की खबर है, निवर्तमान सभापति पन्नालाल पहलवान नगर परिषद पहुंचते हैं। निवर्तमान सभापति पन्नालाल पहलवान शहर के मुख्य सड़क मार्गों से पैदल चलते हुए कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने के पूरे 11 माह बीत जाने पर शहर की बदहाल हालत को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। नगर परिषद इलाके के वार्डों के साथ में शहर की टूटी सड़कें, बदहाल सफाई व्यवस्था और बंद पड़ी घर घर कचरा वाहन व्यवस्था के जल्द समाधान की मांग की है। माफ कीजिए, हम आए थे फड़ौदी में, जगह जगह हिंदी वाला जोड़ पड़ा है। महिलाएं, बच्चे, जवान, बूढ़े सब तंग हैं और टैक्सियाँ भी बंद है। सफाई व्यवस्था भी बहुत खराब है और लाइटें तो बिल्कुल इतनी खराब है कि रात को आदमी चल ही नहीं सकता है। उसके लिए हम आए थे, सब गांव वाले साथ में हैं, पास मौलवी भी साथ में हैं, सब इकट्ठे होके आए हैं। तो ये सफाई व्यवस्था के लिए साहब को हमने ज्ञापन दिया है। अब हम एसपी साहब के पास जाएंगे, फिर थाने में जाएंगे। अगर काम नहीं होगा तो फिर आगे धरना भी देंगे, फड़ौदी को बंद कराएंगे। और हमने ये साहब को बोल दिया है कि जब भी जरूरत पड़े आप हमें बुला देना, हमारे पार्षद भी हाजिर है, हम भी हाजिर हैं। जब भी कहेंगे हम हाजिर हैं। सफाई होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत गंदी वाड़ा है। और आप बाली की बात करेंगे, जहां पर देसुरी में अवैध गतिविधियों की रोकथाम को लेकर के एसपी आदर्श सिंधु के निर्देशन पर नशा मुक्त जिले को लेकर के विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऑपरेशन प्रहार के तहत पोस्टर का विमोचन यहां पर किया गया, जिसके तहत मोबाइल नंबर भी जारी किए गए, जिस पर आमजन किसी भी अवैध कार्य की जानकारी शेयर कर पाएंगे। इस नंबर की मॉनिटरिंग खुद पाली पुलिस अधीक्षक सिंधु करेंगे। पुलिस ने बताया कि इस दौरान सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। तो पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार पोस्टर का विमोचन किया है। और आप डीडवाना की बात कर लेते हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया की अध्यक्षता मेंटू बैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाती है। बैठक में तंबाकू मुक्त अभियान के क्रियान्वयन और गतिविधियों पर चर्चा हुई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अभियान के तहत तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों को जन जन तक पहुंचाने, तंबाकू उत्पादों से ग्रसित लोगों को इससे छुटकारा दिलवाने के लिए सहायता के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने शिक्षण संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए। हनुमानगढ़ साइकिलिंग क्लब के गठन के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में न्यायिक अधिकारी साइकिल पर जिला न्यायालय परिसर पहुंचते हैं। ये तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। अनुसूचित जाति और जनजाति न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश डॉक्टर सरिता स्वामी सहित अन्य का जिला न्यायालय परिसर पहुंचने पर अधिवक्ताओं की तरफ से माला पहना करके स्वागत किया गया। अपर जिला और सेशन न्यायाधीश संख्या 1 दीपक पाराशार ने पर्यावरण को बचाने और आमजन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस मुहिम की सराहना भी की है।